सीधा बिंदु पे आते हैं। जो हमारा आज का विषय रहेगा वो अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रहेगा कि कौन कौन सी रीतियाँ हैं, कौन कौन सी उपागम है ह्यूमन ज्योग्राफी में, मानव भूगोल में, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके सभी विषय याद करने योग्य हैं, इसलिए हमने कुछ पॉइंट्स को ब्रीफ करके आपके स्क्रीन पर लाने का प्रयास किया है, जिससे आप कुछ समझ के उसको आगे एग्ज़ाम्स में उसको यूज़ में ले सकें। ये पहली जो आपके सामने स्क्रीन पर आया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रिलेशन बता रहा है ह्यूमन सिस्टम और अर्थ सिस्टम का, कि किस प्रकार से ये सिस्टम, इनके अपने आंतरिक इंटरेक्शन होते हैं ह्यूमन सिस्टम में भी और अर्थ सिस्टम में भी, और आपसी इंटरेक्शन के साथ साथ अर्थ और ह्यूमन सिस्टम आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। यह इस डायग्राम में स्पष्ट किया गया है। जैसा कि ग्रीन शेड में ह्यूमन सिस्टम को एक्सपोज किया गया है और उसके अंदर 4 चीज़ों को सम्मिलित किया है। वो है पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, सोशल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। ये चारों चीज़ें अपने आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है और कई मानव भूदृश्य जो है हमको अर्थ पे अलग अलग इसके नज़र आते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर देखें तो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम पूरे विश्व में बिखरे हुए हमको दिखेंगे। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था से संबंधित भी काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है और सामाजिक जो सिस्टम है, चाहे वो जनजातीय संरचना हो, चाहे समाज की जाति से संबंधित चीज़ें हो, अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह हमको देखने को मिलती है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन का भी हर जगह अपना अलग स्वतंत्र महत्व होता है और ये चारों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती है और एक ह्यूमन सिस्टम डेवलप होता है। सिमिलरली हम अर्थ सिस्टम को देखें तो उसके अंदर भी हमने 4 चीज़ें यहाँ पे आपके सामने येलो रंग के शेड के अंदर, सर्किल के अंदर बताई हैं। वो है आपका बायोस्फीयर, लैंडस्केप्स, ओशंस या हाइड्रोस्फीयर। इसके अलावा चौथा जो लिया हमने क्लाइमेट लिया या क्लाइमेटोलॉजी, जिसके अंतर्गत क्लाइमेट का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपस में एक दूसरे को बहुत प्रभावित करती है, चाहे वो बायोस्फीयर हो, लैंडस्केप्स अलग अलग जो है वो हो, चाहे वो ओशनोग्राफी से संबंधित हम देखें तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरेक्शन करके और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को, जो पूरा सिस्टम अर्थ सिस्टम है वो ह्यूमन सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और ह्यूमन सिस्टम अर्थ सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। तो ये तीर के निशान आपको यही चीज़ इंगित कर रहे हैं कि ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं और ये भी आपस में करते हैं और ये पूरे समूह के रूप में या किसी पार्टली एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये इसमें आपको एक रिलेटेड थीम बताई गई है जिसमें इंक्लूड किया गया है एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। तो ये इस डायग्राम से मैं समझता हूँ आपको थोड़ा स्पष्ट हो गया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ प्रमुख पॉइंट्स आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है कि उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको किन चीज़ों का उल्लेख करना है। तो पहला जो इसके अंदर पॉइंट है मैं आपको रीड करके बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर रहने वाले लोगों के स्थानिक वितरण का अध्ययन उसके पर्यावरण से संबंधों के संदर्भ में करते हैं। हमने अभी तक जो भी चैप्टर्स इसमें देखे हैं, जो भी व्याख्यान देखे हैं, उसके अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि पर्यावरण से संबंध जो मानव का रहा है उन्हीं का अध्ययन मानव भूगोल में मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये यही चीज़ बता रहे हैं कि पृथ्वी तल पर रहने वाले जो लोग हैं अलग अलग जगह, वो अलग अलग स्थानों के जो स्थानिक वितरण है उनका अध्ययन, वहाँ के पर्टिकुलर स्थान के जो पर्यावरण से उस मानव के संबंध हैं उनको स्पष्ट किया गया है कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक पर्यावरण हमको देखने को मिलते हैं और मानव का उनके साथ इंटरेक्शन से अलग अलग प्रकार के उनके संबंधों का व्याख्यान या संबंधों का वर्णन हम इस अप्रोचेस के अंतर्गत लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु हम देखते हैं कि इसमें मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव समाज है, जिसके कारण मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी आवश्यक है, जिसके बिना मानव समाज की संरचना को पहचानना असंभव है। यहाँ पर एक चीज़ निकल के सामने आती है, थोड़ा सा और इन डेप्थ अपन जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है
वो व्यवहार कैसा है उसके पर्यावरण के साथ, वो पर्यावरण को किन नज़रों से देखता है, किस दृष्टि से देखता है, क्या केवल उपयोग लेने की दृष्टि से देख रहा है या अपने मानव जो पर्यावरण है वो मानव का संरक्षण भी करता है, वो उस भावनाओं को भी महसूस कर रहा है क्या, कि किस हद तक उसको प्रभावित करे। तो ये जो चीज़ आई है यहाँ पे मानवीय व्यवहार की, इससे संबंधित बिहेवियरल ज्योग्राफी जो है वो एक अलग से विषय भी बनता है जो हमको आगे की कक्षाओं में देखने को मिलेगा, स्पेशली उसका अध्ययन करने के लिए। तो ये मानवीय व्यवहार बहुत कुछ निर्भर करता है प्राकृतिक पर्यावरण के जो संसाधन है उनका मानव के उन्नति के लिए किस हद तक उपयोग करे, इस बात का जो संबंध है वो सीधा सीधा मानव के व्यवहार से है। तो मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है जब ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो मानव समाज की जो संरचना है उसको पहचानना भी, तो मानव समाज की संरचना से यहाँ पे क्या अर्थ है, ये जो मानव समाज की संरचना वर्ड है, इससे आपको एक चीज़ समझना है कि जो जनसंख्या है अलग अलग जगह, जो मानव की निवास की जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या निवास कर रही है उस अलग अलग क्षेत्र में, उसकी संरचना कैसी है। हमने पहले के कुछ बिंदुओं में स्पष्ट किया था कि संरचना से मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर। तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अंतर्गत एज वाइज पॉपुलेशन आती है, उसके अलावा कार्यकारी जनसंख्या क्या है, कुशल और अकुशल जनसंख्या की संरचना क्या है, उसके अलावा एज वाइज के अंदर जो एक प्रमुख ग्रुप होता है उसके अंतर्गत कितनी जनसंख्या है जो कि कार्यकारी जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा पर्टिकुलरली उस ग्रुप में आता है। तो ये सारी संरचना, चाहे मेल फीमेल हो, चाहे वो रिलीजियस वाइज हो, ये सारी जो संरचना है अर्बन रूरल, तो ये सारी चीज़ें मानव की जो समाज की संरचना के अंतर्गत आती है। और इस मानव समाज की संरचना या जनसंख्या की संरचना को पहचानना यदि नहीं हमको आएगा तो हम मानवीय व्यवहार का आकलन नहीं कर सकते और मानव और पर्यावरण के संबंध के जो विषय में हम जानना चाहते हैं, जिससे कि मानव का विकास हुआ है, उसके बारे में पूर्ण अध्ययन करना संभव नहीं होगा। तो ये आपके इस दूसरे बिंदु में स्पष्ट करना चाह रहा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस प्रकार मानवीय तथ्यों के विभिन्न रूपों में अध्ययन करने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी ने विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया। तो जो मानवीय तथ्य हैं कि मानव समाज की संरचना के बारे में हमने आप जितना डिटेल देखा, उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि प्राकृतिक पर्यावरण का किस हद तक उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है। तो यही पॉइंट, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि इस प्रकार जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि मानवीय तथ्यों के विभिन्न रूपों में अध्ययन करने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी ने विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया है, कि डिफरेंट अप्रोचेस का उपयोग किया है मानवीय व्यवहार या मानवीय तथ्यों को समझने के लिए। ये आपके नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बताई गई हैं। मुख्य रूप से इसको 5 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं और कई बुक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं किसी बुक्स में, एक और भी यदि कोई हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम इसको ब्रीफ करते हैं। तो ये 5 जो अप्रोचेज हमारे सामने आती हैं। नंबर 1 हिस्टोरिकल अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम। फिर इसके बाद में स्पेशल एनालिसिस अप्रोच, कि स्थानिक जो भूदृश्य हैं उनका एनालिसिस करना या उनका वर्णन करना, वो इसके अंतर्गत आता है। और तीसरी जो विधि है या रीति है या अप्रोच है, उसके अंतर्गत इकोलॉजिकल अप्रोच आती है, कि किस प्रकार पारिस्थितिकी जो रीति है, पारिस्थितिकी के कारण जो अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी को देख के उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका प्रभाव को देखा जाता है, उसके कारणों को देखा जाता है। ये आपकी तीसरी अप्रोचेज है। और चौथी आपकी, जैसा कि अभी अपन ने देखा था, मानवीय जो व्यवहार होता है, तो ये व्यवहारवादी अप्रोच है कि मानवीय बिहेवियरल अप्रोच। इसी प्रकार से चौथा आता है आपका वेलफेयर अप्रोच। चौथे के बाद 5वें में आता है वेलफेयर अप्रोच। तो ये जो 5 चीज़ें आपके सामने हैं, ये 5 रीतियाँ मुख्य रूप से ह्यूमन ज्योग्राफी की मुख्य अप्रोचेज हैं। और वेलफेयर का मतलब कल्याणकारी अप्रोच, कि डिफरेंट जो योजनाएं बनाई जाती है वो मानव कल्याण के लिए बनाई जाती है। तो मानव कल्याणकारी अप्रोचेज, मानव के विकास के लिए कौन कौन सी कल्याण की योजनाएं हैं, किस प्रकार से मानव का कल्याण हो सकता है, किस प्रकार से कल्याण हुआ है, इन चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए ये अप्रोच आइए नंबर 5।
मानव की व्यवहारवादी उपागम। ये पहला आपके सामने स्क्रीन पर है ऐतिहासिक उपागम, जिसको आज हम शुरू कर देते हैं। तो ऐतिहासिक उपागम का जैसे कि अपन ने पहले भी स्टडी किया है कि किस प्रकार से मानव जब से उत्पन्न हुआ है या उत्पत्ति जब से मानव की उससे वर्तमान तक उसके जो पर्यावरण से संबंध है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहे, वो हमेशा परिवर्तनशील रहे, कि एक से नहीं रहे। हमने देखा कि किसी भी चीज़ का टेक्निक्स यूज़ करने के बाद धीरे धीरे उसके मानव पर्यावरण के संबंध बदलते गए। तो इसके पश्चात दूसरा पॉइंट जो हमने इसमें लिया है कि जिसमें मानव का विकास भी बदलते स्वरूप में हुआ और पर्यावरण के तत्व या घटक भी बदलते। मतलब इन 2 पॉइंट्स में हम ये आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव की जब से उत्पत्ति हुई और वो वर्तमान तक जिस स्टेज पर पहुंचा है उसके और पर्यावरण के संबंध निरंतर परिवर्तनशील रहे हैं, और उसके खुद के मतलब मानव के स्वयं के और पर्यावरण के जो तत्व और घटक है उनमें भी परिवर्तन हुआ है समय के साथ साथ। तो ये इन चीज़ों का अध्ययन जो है इस विधि के अंतर्गत किया जाता है कि किस प्रकार समय के साथ साथ किन किन चीज़ों में बदलाव आया, उनके बारे में इन डेप्थ स्टडी की जाती है। तो आगे धीरे धीरे अपन जिसमें एग्जांपल्स देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे को और स्पष्ट होती चली जाएंगी। उसके पश्चात आता है कि तीसरे पॉइंट में बताया तकनीकी बदली। तो तकनीकी से परिपूर्ण होता गया मानव, जैसे जैसे समय बदला उसने अपनी तकनीकी में बदलाव किया और पर्यावरण के साथ जो उसका अंतर संबंध था उसमें भी चेंजेज आए। तो तकनीकी के कारण काफ़ी हद तक उसने अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने में सफलता हासिल की। हालांकि कई जगह उन्होंने इतनी सफलता हासिल कर ली कि प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि उसकी जो सफलता या उसने जो विकास किया उसके ऊपर भी प्रहार प्रकृति ने कर दिया, जो आए दिन हमको उदाहरणों में देखने को मिलता है। तो इस सारी तकनीकी के बदलते पर्यावरण के इनसे अलग अलग प्रकार की पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है औद्योगिक क्रांति हुई कि अलग अलग जगह उद्योगों का विकास हुआ, चाहे वो खनिज पर आधारित हो, चाहे वो कृषि पर आधारित हो, चाहे पशुओं पर आधारित हो। तो टेक्निक्स का प्रयोग आते आते धीरे धीरे हर चीज़ों में हुआ और उसका रिजल्ट क्या आया कि पूरे देश में पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति का उद्भव हुआ। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के उद्योगों से विकसित करके उनके प्रोडक्ट निकाल गए और मानव को उसके अंतर्गत रोजगार भी मिला और आवश्यकता की चीज़ों का भी उपलब्ध हुआ। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक उपागम के अंदर हम अध्ययन इन सब चीज़ों का बदलते स्वरूप का अध्ययन करते हैं कि प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक क्या क्या चेंजेज आए हैं और उससे मानव का किस किस स्तर पर किस किस जगह कैसा कैसा विकास हुआ है। इस विकास में अंतर डेफिनेटली है क्योंकि मानव की संरचना के ऊपर वो डिपेंड करता है कि मानव की संरचना कैसी है, वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण की कितनी कठोरता है, कितना वो उसके अंदर ढल चुका है या कितना परिवर्तन करने में सक्षम हुआ है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ जो है ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत करते हैं। तो लास्ट में इसमें लिखा हुआ है जो पॉइंट आप एक बार देख लें कि मानव भूगोल के इस उपागम में मानव व वातावरण के समय के साथ बदलते इस स्वरूप की व्याख्या करने पर बल लिया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऐतिहासिक उपागम पे अपने को आती है। तो इसके पश्चात जो बाकी के उपागम और हैं हम उसको लेंगे और आगे बढ़ के इसको दूसरे अध्याय में इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू।